हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो क्लास 11 का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भू आकृतियां तथा उनका विकास, जो चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। तो हमारा यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भूगोल का पूरा डिटेल एनालिसिस हम करवा रहे हैं 1 बाय 1, ताकि आप इसको रिवाइज फास्ट कर सकें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज पढ़ेंगे भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ओके। भू आकृति तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप ये जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानें कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतियां प्रक्रियाएं धीमी गति के कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उसके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यह अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ इसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की जा सकती है। प्रवाहित जल। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, तो दूसरा रैखिक प्रवाह है, जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और इस परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम से तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्थलगत प्रवाह। परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं नलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है।
कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजन जब तब तक निम्न होते रह जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्छावच का निर्माण होता है। इससे यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों का अवशेष दिखाई देता है जिन्हें मोना डनोक कहते हैं। नहीं, नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूपी संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। जैसे युवा अवस्था। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली और वी आकार की घाटी बनाती है जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और समतल होते हैं। इनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्ग विकसित हो जाते हैं और ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं। और क्या होता है, जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाती हैं। और प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नदियों का जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती है। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल में विस्तृत व अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक अस्पष्ट होते हैं और जलप्रपात व छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। और ओल्ड क्या होता है, वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम हो जाती हैं और ढालमंद होती है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध और गोखुर आदि झील बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं। इनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपरदित स्थल स्वरूप क्या है, इसमें घाटियों के बारे में पढ़े तो घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत और नलिकाओं में विकसित होती हैं। ये और नलिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर वी आकार घाटी गार्ज और कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है और जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गाज की भांति गहरी होती है। गाज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियल गाज का ही दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गाज कठोर चट्टानों में बनता है। और पैथोल्स एंड प्लग पूल्स प्लतो जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े वाले गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर और गोलास में इन गर्तों में एकत्रित होते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमति मतलब कुंड प्लस पूल्स कहलाते हैं। ये चित्र देख सकते हैं। और है इंसिस्ट और इंटर इंट्रेंस्ड मिंडर्स। ये क्या है? अंदर कर्तिक विसर्प और गभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदित करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को
कर्तिक विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। रिवर्स टेरेसेस नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों में लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को क्या पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये युग्मित पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो निक्षेपित जल स्थल स्वरूप क्या है जिसमें जलोढ़ पंख पर बोले तो जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद या मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियों यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं और यह शंकु के रूप में निक्षेपित होती हैं जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों में बहती हैं प्रायः उनमें वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायुवी प्रदेशों में तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं लेकिन इनमें विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप अव्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कणों जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत चीका मिट्टी गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। सक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होती है मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बनते हैं। पहला है बाढ़ निक्षेप, दूसरा है सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्राय क्षैतिज दिशा में अपनी मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कड़ों चिकनी मिट्टी गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। रोधिकाएं प्रवाही जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प क्या होता है जिसे मिंडर्स बोलते हैं। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं। बाढ़ व डेल्टाई प्रदेश मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। एक विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। जैसा मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर क्षैतिज व पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना,
दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों पर बढ़ना। प्रवाही जल का कोरियासिस प्रभाव से विक्षेपण। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक हो जाता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भागों में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं। उत्तर किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर क्या है? भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपरदन के कारण के रूप में और इसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों और दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद धरातल के नीचे चट्टानों की संधि छिद्र व संसरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह की ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। भौम जल के पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल स्वरूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, जिनमें धरातलीय और भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करती है। ये दो प्रक्रियाएं हैं, घोलीकरण व अवक्षेपण। या तो चूना पत्थर या डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संसरणित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और इसके निक्षेपण प्रक्रिया में ऐसे स्थल स्वरूपों को काष्ठ स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से है। दायां किनारा, बायां किनारा, स्कंद ढाल देख सकते हैं और छड़ाल झील देख सकते हैं। स्कंद ढाल यहाँ पर है। विसर्पी रोधिका ये देख सकते हैं और विसर्पी रोधिका यहाँ पर है, तो स्कंद देख सकते हैं अंतर्बिंदु। तो अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। तो कुंड, पूल्स, धोलरंध्र जिसे सिंक होल्स, लैपीस और चूना पत्थर चबूते, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे मध्यम आकार के गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र स्वैलो होल्स कहते हैं। धोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। धोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो उनमें से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर में हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होता है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा भी होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अगर इन घोलार्धों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। और अधिकतर धोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त गोत घोल रंध्रों का डोलाइन्स भी कहा जाता है और ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा धोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातली प्रवाहित जल घोल रंध्रों और विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदियों के रूप में विलीन हो जाता है। फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा के भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोलरंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के किनारे या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती है, जिन्हें घाटी या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित या पतले नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीस कहते हैं। इन कटकों या लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी-कभी लेपिस के विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विलय रंध्र ये आप देख सकते हैं। घोल रंध्र आप देख सकते हैं गहरा है। निपाती रंध्र यहाँ पे है और स्टैगमाइट बीच में देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है, और गुफा ये गैपिंग स्थान है। स्टाइलोक्टाइन ये जो लटके हुए हैं और गुफा
स्तंभ देख सकते हैं जो पूरा नीचे तक है और गुफा मुख यहाँ निकला हुआ है और घाटी सिंह युवाला इस तरह का बना है। गोलरंध्र आप देख सकते हैं। अब केव्स के बारे में पढ़ेंगे, कंदराएँ के बारे में। तो ठीक है, ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर जैसे सैल, बालू या पत्थर व क्वार्टज़ाइट, इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, तो यहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों या संधियों से ये रिस कर सैल संस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तरह सरल सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएँ कहा जाता है। कभी-कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदराएं सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसे कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें टनल्स कहते हैं। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप निक्षेपित स्वरूप की बात हो रही है। स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन युक्त जल में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जब जल चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने के निक्षेपण हो जाते हैं। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट और स्तंभ। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं, अंत के छोर पर पतले हो जाते हैं और ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलेग्रामाइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्रामाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइट्स के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टाइलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों के रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहित को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद से हिमनद जो विस्तृत बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होते हैं। हिमनदों में प्रबल अपरदन होता है जिसके कारण अपने भार से उत्पन्न घर्षण हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थों इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं और घाटी के किनारे अपघर्षण या घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अक्षय रहित चट्टानों में भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाते हैं और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता निर्माण जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया जाएगा गया है। मतलब ये देख सकते हैं घाटी में हिमनद और ये है काल है, श्रृंग है, सर्क है, ये बना हुआ है और ये गड्ढा वाला खाक है, श्रृंग उठा हुआ भाग है और अरेत जो है अब जो बना हुआ है इस तरह का भाग है। नीलंबी घाटी आप यहाँ देख सकते हैं और मध्यस्थ हिमोड़ देख सकते हैं और पार्श्विक हिमोड़ मध्यस्थ बीच में है और वही पार्श्विक है और अंतिम हिमोड़ यहाँ पे है और हिमानी धौत मैदान बन गया। फिर अपरदित स्थल स्वरूप जिसमें सर्क है। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी व अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। झीलों को सर्क झील या टर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हार्न या गिरी श्रृंग और सीरेटेड कटक सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्न निर्मित होता है। यह तीन या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदित जारी रहता है जब तक इनके तल आपस में मिल जाए या यह एक तीव्र किनारों वाले नुकीली चोटी व निर्मित होती है।
जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन में सर्क के दोनों तरफ दीवारें तंग हो जाती हैं। इसका आकार कंघी व अरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इन कटकों का चढ़ना प्राय असंभव होता है। तो हिमनद या घाटी गर्त क्या होता है? हिमनदी घाटी या गर्त की भांति होती है, जो आकार में यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े व किनारे चकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील में भी उभरती है अथवा ये झील घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे में बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई लटकती घाटी भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य भूमि में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है, इन्हें फियोर्ड कहते हैं। निक्षेपित स्थल स्वरूप तो पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेपण हिमोड़ या हिमनद गोलार्ध के रूप में हो जाता है। इन निक्षेपों में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले व कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारों व छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ भाग में सैल मलबा इन पिघले जल से बनी सरिताओं में प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्रायः स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्रों को मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। अब पढ़ेंगे हिमोड़ के बारे में। हिमोड़ हिमनद टिल या गोलास्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंततः हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप में बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाट के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इन हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो इन जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर ढकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलकर घाटी तल पर हिमनद तिल को एक परत के रूप में व्यवस्थित कर रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय व तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ तटस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। अगला है स्कर। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारे को रिश्ता या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। और यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे जल में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा में अपने साथ बड़े बड़े गोलार्ध चट्टानी टुकड़े और छोटी चट्टानें मलबा मलबा हटाकर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे से बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। यह बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें स्कर कहते हैं। हिमनदी धौत मैदान स्कर आप देख सकते हैं, और स्कर यहाँ पर है, और ड्रमरीन अंतरिम हिमोड़ और हिमानी धौत मैदान और स्कर, ठीक है। स्कर जो बने हुए हैं देख सकते हैं आप, और ये हिमानी धौत है। हिमानी धौत ये है। हिमानी गिरिपथ के मैदानों में प्राय महाद्वीपीय हिमनद से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी रेत चीका मिट्टी और मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं, ठीक है। और ड्रमलीन ड्रमलीन के बारे में पढ़ें तो, ठीक है, ये रहा ड्रमलीन, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ड्रमलीन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलीन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलीन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉक कहलाता है, जो पृच्छ भागों की अपेक्षा तीखा व तीव्र ढाल
लिए होता है। डमरीन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानों के मलबे के भरने व उनके बर्फ के नीचे रहने में होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉक्स भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। डमरीन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं क्या होती है? तटीय प्रक्रिया सर्वाधिक क्रियाशील और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाएं तथा उनमें निर्मित स्थल स्वरूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं और एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरी तल पर तटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्वास्थ्य अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं और तरंगों में परिवर्तन होने से उनके अवनमन उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तरंगों के कार्यों के अतिरिक्त तटीय स्थल स्वरूप कुछ अन्य कारकों पर निर्भर होते हैं। स्थल और समुद्री तल की बनावट पर। दूसरा है समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट पर। यह समुद्री जल स्तर को स्थिर व स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऊंचे चट्टानी तट और दूसरा है निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट। ऊंचे चट्टानी तट क्या है? ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपरदित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिनमें पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार के लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रवाह से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरी किनारों की अनियमितता को कम कर देती है। समुद्री भृगु से गिरने वाली चट्टाने मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित होता जाता है। और भृगु के विकास व उसके निर्वर्तन में वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ समय सम चिकनी हो जाती तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, विलांचली प्रवाह व तरंग इस अपरदित पदार्थों को सागरी किनारों पर और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां और जल यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं। इन रोध मतलब बैरियर्स कहा जाता है। ये रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्षक में जुड़ा हो तथा इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिकाएं तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख्य पर निर्मित हो इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है तो उसे लैगून निर्मित कहा होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदानों एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा देती हैं और कहीं लैगून व ज्वारी सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम चिकनी होती है। सागरोन्मुख थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाली अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसादी भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन अवरोधिकाएं लैगून और स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियों से जो अधिक नद्यभार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। अपरदित स्थल रूप जिसे भृगु क्लिफ और टेरेसेस जिसे वेदिकाएं और कंदराएं केव्स और स्टैक क्या होता है?
ऐसे तट जहाँ पर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, वहाँ 2 प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। एक तरंग घर्षित भृगु और वेदिकाएँ पाई जाती हैं और लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला समतल प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफ़ॉर्म तरंग की औसत ऊँचाई से अधिक ऊँचाई पर मिलते हैं, तो ये तरंग घर्षित वेदिकाएँ कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं, तो भृगु के आधार पर निम्न स्थल बनाती हैं, जो इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएँ बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निर्वर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेषों तटों पर अलग-थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग-थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो भृगु के भाग थे, समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक की भी अस्थायी आकृतियाँ हैं, जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ी व भृगु की भांति धीरे-धीरे तंग व समुद्री मैदान में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित व रेत सीलिंग, चौड़े व पुलिन में परिवर्तित हो जाती है। पुलिन क्या होता है और ड्यून्स क्या होते हैं देखना है। तो तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि ऊबड़-खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। ये अवसाद जिनमें पुलिन निर्मित होते हैं, अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियाँ कुछ तेल पुलिन जो अस्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तरंग पुट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेल के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सीलिंग पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएँ तथा कोलासनिकाएँ होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल के उठाई गई रेत डिब्बे के रूप में निक्षेपित होते हैं। तटरेखा के समांतर लंबाई के घटकों के रूप में बने रेत डिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। बार्स, रोड, बैरियर्स तथा स्पिट। समुद्री अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और सीलिंग की कटक अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिकाएं जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती हैं, उन्हें रोध रोधिकाएं कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों पर सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है, जिन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होता है। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिनमें खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदानों में विकसित हो जाते हैं। अ, ठीक है। और ठीक है, पवन विंड्स क्या होते हैं? उष्ण पर मरुस्थलीय के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारणों में से पवन एक एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारण है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म वायु प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातवृत्त बनते हैं तथा अनुवात एक उत्वाद प्रवाह उत्पन्न होते हैं। पवनें अपने मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग के रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निस्संदेह तूफानी व पवन अधिक विनाशकारी होते हैं। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे व कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं, तो इनका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निषेधात्मक स्थलरूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है। यदि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं तथा इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इन अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बाहर ले जाता है। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि
धोवन से भी प्रभावित होती है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती है और वृहद अपरदन मुख्यतः परत, बाढ़ व वृष्टि धोवन से ही संपन्न होती है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रभावित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल स्वरूप, जिसे पेडिमेंट और प्लेन्स कहते हैं। मरुस्थल में भू विकास मुख्यतः पेडिमेंट का एक निर्माण व उसकी विस्तृत रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिताओं के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। अपरदन भू सहित के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटाव के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपरदन प्रारंभ होता है। जब एक बार तीव्र ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण होता है तो इसके पीछे एक भ्रू या मुक्त पार्श्व होता है जो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपरदन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समांतर निवर्तन क्रिया कहते हैं। अतः समांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपरदित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और इसे इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन पदस्थली के नाम से जाने जाते हैं। प्लाया क्या है? मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों में घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों में लगातार लाए गए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग एक समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल क्षीणों की प्लाया कहते हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया के लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। डेफिनेशन डिफ्लेशन हॉलोज तथा गुहा केव्स पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह के चट्टानों के अक्षय जनित पदार्थ या संगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं बनते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले अधिक उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें केव कहते हैं। मशरूम, छत्रक, टेबल तथा पीठिका शैल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पर पतले व ऊपरी भाग विस्तृत गोल टोपी के आकार के हो जाते हैं छत्र के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों पर ऊपरी हिस्से मेज की भांति विस्तृत होते हैं और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। और निक्षेपित स्थल रूप पवन एक छटाई करने वाला कारक है और अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तय होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देता है जिन्हें साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जाया जा सकता है। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में से ही छोटी छटाई का काम हो सक जाता है तथा पवन की गति घट जाती है, लगभग रुक जाती है। तो कणों के आकारों के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। तब पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महानता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होता है? उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के रूप के निर्माण में उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू डिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती होती हैं बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक बालू का डिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू डिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीप बरखान की ही भांति होते हैं।
सीप बालू डिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसी पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अंतर्ग डिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। लंब डिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा में समकोण बनाते हैं और इन डिब्बों के निर्माण के पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होते हैं। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो अधिकतर नियमित बालू डिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रह जाती। मरुस्थलों में अधिकतर डिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है। इनमें से कुछ विशेषाधिकार विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, सीप है, बरखान है, पैराबोलिक है, अनुप्रस्थ है, अंतर्ग है। तो डिब्बों के विभिन्न रूप हैं। तो एक क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा, कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।